अगर आप इसमें देखोगे तो डॉटर के साथ है क्या, एक डी है, फिर एक ए है, एक यू है, एक जी है, एक एच है, एक टी है, एक ई है, एक आर है। अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन में पूछता टोटल वर्ड्स कितने बनते, बताओ, तो आप सीधा आंसर मुझे क्या देते, टोटल वर्ड्स 3 3 6 8 फैक्टोरियल हो जाता है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं। अच्छा, अब पहला पार्ट इसका देखिए, पहले पार्ट में कह रहा है कि डी ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, मतलब डी हमेशा ई के नेक्स्ट आएगा, सही है ना। डी हमेशा कहाँ आएगा, ई के पास आएगा, बोलो, बट जी से पहले आएगा, बोलो भाई। डी हमेशा, मतलब ये दोनों तो साथ आएंगे, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये दोनों साथ आएंगे और ये हमेशा इससे पहले आएगा, क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। ये दोनों साथ आएंगे और ये हमेशा इससे पहले आएगा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये दोनों साथ आएंगे और ये हमेशा इससे पहले आएगा, ये ऐसी, तो इन दोनों को एक साथ कर दो, तो अब दो लेटर एक साथ आएंगे हर जगह, आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलिए भाई। मतलब ये दोनों लेटर हमेशा एक साथ आएंगे, इनको चेंज नहीं कर सकते, और जी उनके साथ चलेगा, तो दो लेटर होगा। टोटल आपके पास कितने लेटर थे, 8, टोटल कितने लेटर थे सोचो, 8 थे। एट्थ में डी, एट्थ में डी और ई एक साथ आपने कर दिए, हाँ या ना। अब आपके पास कितने स्पेस बचे, 7, और इन 7 स्पेस में आपको जी हमेशा इसके आगे रखना है, अरे हाँ या ना। तो इन 7 में पहले 7 स्पेस में इन दोनों को रख दो, तो 7 स्पेस में इन दोनों को रखने का तरीका क्या होगा, बोलो, 7 फैक्टोरियल बाई, बोलो, इन 7, जैसे आपने कहा ना 7 प्लेस आपके पास है, मेरी बात समझिएगा, ये 7 प्लेस आपके पास है, इनमें से कोई भी 2 प्लेस सेलेक्ट कर लो, एक प्लेस में ईडी रख दो और एक में जी रख दो। अब देखो, डी हमेशा ई के पहले आ रहा है, समझ में आया, और जी हमेशा उसके बाद आ रहा है, हाँ या ना। डी ई हमेशा, डी हमेशा नेक्स्ट टू ई आ रहा है और जी हमेशा उसके बाद आ रहा है, बोलो, अरे बोलो भाई। सर किसी भी दो प्लेसेस पे रखना है तो ईडी की जगह जी भी तो हो सकता है, तो फिर वो जी जो है वो पहले आ जाएगा ईडी से। नहीं 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 नहीं, किसी भी 2 प्लेस पे रखना है, बट इन दोनों को अरेंज नहीं करना है ना बेटा, नहीं समझे, किसी भी 2 प्लेस पे रखना है बट इन दोनों को अरेंज नहीं करना है ना, नहीं समझे, किसी भी 2 प्लेस पे रखना है बट इन दोनों को आपस में अरेंज नहीं करना है, मतलब इन 2 ऑब्जेक्ट को आपको इन 7 में से कहीं भी 2 जगह रख देना है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, 7 में से कहीं भी 2 जगह रख देना है, क्लियर हुआ कि नहीं। तो आंसर क्या हुआ, 7/2 फैक्टोरियल, बस खत्म, क्लियर हुआ कि नहीं मेरी बात, नहीं समझे कहानी क्या हुई, बोलो, में तरीका है वो क्या है भाई, 7 में से इन 5 को कहीं भी अरेंज कर दो, तो 7C5 तरीके से आपने 2 प्लेस, मतलब 7C2 2 प्लेस सेलेक्ट कर लिए, और फिर इन 2 पर इन दोनों को रख दिया। अब इन दोनों को रखने का एक ही तरीका है, बोलो, ईडी के बाद हमेशा जी रखना है, इनको अरेंज नहीं करना है, इनको अरेंज करने का एक ही तरीका है, और फिर बाकी बचे हुए लेटर्स को आपने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, ये हो गया आंसर। तो वो भी तो सेम ही हो गया ना, 7 में से आपने, आप समझे मेरी बात, 7 में से कोई 2 प्लेस सेलेक्ट किए, इन 2 प्लेस में इनको रखने का एक ही तरीका है, इनको अरेंज आपस में नहीं कर सकते, तो इनको हमने अरेंज नहीं किया, समझ में आया, और बाकी जो 5 प्लेस थे उनको आपस में अरेंज कर दिया, बाकी 5 लेटर्स को, इसी को मल्टीप्लाई करोगे 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब मेरी बात समझ गए होगे। यस सर, आप समझ गए। यस सर। आज 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 की क्लास में मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा ना, तब ये कॉम्बिनेशन वाली चीज समझ में आ जाएगी। अब बताओ, डी ऑकर्स आफ्टर ई, डी ऑकर्स आफ्टर ई, इसको कैसे करोगे। अब देखो, जैसे हमने अभी सिखाया भाई, डी हमेशा ई के बाद आएगा, तो डी और ई अरेंज कर दो, डी और ई हमेशा अरेंज कर दो, डी हमेशा ई के बाद आएगा, तो इनको कहीं भी 2 प्लेस में अरेंज कर दो, तो 8 में से कोई भी 2 प्लेस सेलेक्ट कर दो, उसमें ईडी को रख दो, है कि नहीं, तो 2 रख दिए और बाकी सबको अरेंज कर दो, क्या कहते हो, बोलो। तो 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 कैंसिल, आंसर आया 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल,
देख लो, सोच लो, यही शायद आंसर दिया हुआ है 4 into 7 फैक्टोरियल ना। समझे कि नहीं? अब ये ईडी वाला कल्चर समझ में आया? क्योंकि इनको अरेंज करने का एक ही तरीका हो रहा है, क्योंकि इनको आप इसके बाद ही ये आएगा, तो इसको आप अरेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं बताओ? अब इनको इन 8 में से कोई भी 2 प्लेस पे सेलेक्ट करके रख दो। अब बताओ ये सब कर लोगे? डी ऑकर्स ई, ई ऑकर्स आर, डी ऑकर्स एफ, एफ ऑकर्स आर, डी और आर कंप्लीटली एक्सट्रीम पोजीशन, आप सब कर लेंगे ना? सर बस ये दो चीजें अलग से थी जो आप समझ गए। 8 में से कोई 2 प्लेस सेलेक्ट करो, इसके बाद ई और डी को ऐसे ही रख सकते हो इन 2 प्लेस में, कहीं भी इनको आपस में अरेंज कर नहीं सकते, है ना? और इसके बाद बाकी जो 6 प्लेस बचेंगे उनको अरेंज कर ही सकते हो, तो टोटल आंसर आ गया। क्लियर है? हम कर क्या रहे हैं, जैसे आपको मान लो डिजिट्स दी हुई हैं, जैसे सपोज हमने कहा कि हमें डिजिट दी हुई है 1 2 3, ठीक है? इससे 3 डिजिट के आप नंबर बनाएंगे तो 1 2 3 बनाएंगे, इसके बाद 2 1 3 बनाएंगे, 3 1 2 बनाएंगे, ऐसे करके आप सारे नंबर्स 6 नंबर्स बना लेंगे। उन सारे नंबर्स को ऐड करके उसका एक सम आएगा, तो उस सम की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब जरा अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने चलूं, जैसे हमने डिजिट 1 2 3 ले लिया है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इससे बनने वाले नंबर्स कैसे बनाओगे भाई? 1 2 3 नंबर्स होगा, ठीक है ना? 1 3 2 नंबर होगा, फिर 2 1 3 नंबर होगा, फिर 2 3 1 होगा, फिर 3 1 2 होगा और 3 2 1 होगा। ये 6 नंबर तो बनेंगे, बोलो बोलो भाई। सारे डिजिट, अच्छा जैसे आप सबको ऐड करोगे, तो अगर मैं यूनिट प्लेस की बात करता हूं, तो यूनिट प्लेस पे हर डिजिट 2 बार ऐड हो रही है कि नहीं? देखो, यूनिट प्लेस पे हर डिजिट कितनी बार ऐड हो रही है? 2 बार ऐड हो रही है कि नहीं? दिखा? अच्छा, अगर आप 10th प्लेस की बात करोगे, तो यहाँ पे भी हर डिजिट कितनी बार ऐड हो रही है? 2 बार। अगर आप 100 प्लेस की बात करोगे, यहाँ पे भी हर डिजिट कितनी बार ऐड हो रही है? 2 बार। तो इसमें सम का फॉर्मूला आता है, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो सबसे पहले तो सारी डिजिट का सम आएगा। तो D1 प्लस D2 से लेके R डिजिट का नंबर है, तो सारी डिजिट का सम ले लो। हर डिजिट को R-1 फैक्टोरियल टाइम्स आप यूज करेंगे। जैसे अगर आप R डिजिट का नंबर बना रहे हैं, तो हर एक डिजिट एक प्लेस पर R-1 फैक्टोरियल टाइम्स आएगी। फिर हर का यूनिट प्लेस ले लो, तो 1 इंटू 10 इंटू 10 स्क्वायर से लेके अगर R डिजिट का नंबर है, तो 10 की पावर R-1। ये आपको हमेशा सम मिलेगा किसी भी सिचुएशन पे, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो। मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, अगर रिपीटिशन अलाउड हो जाए, अगर रिपीटिशन अलाउड हो जाए, सही है ना, तो भाई हर डिजिट रिपीट करना शुरू करेगी, सही है ना? और कोई डिजिट जीरो नहीं है, नो ऑफ डिजिट इज जीरो, और रिपीटिशन अलाउड है, तो भी हर प्लेस पर जो डिजिट आ रही होगी उसका सम आएगा। अब हर प्लेस पर कोई एक डिजिट कितनी बार आएगी, है कि नहीं? अब जैसे यहाँ पर अगर हम लॉजिकली चलें, तो अगर यहाँ पर एक 3 डिजिट रखेंगे, तो हमें 2 प्लेस अरेंज करने हैं, तो उनको अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल हो जाता है, क्योंकि इस प्लेस को फिल करने का एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, इसको फिल करने का एक ऑप्शन। अब अगर हम रिपीटिशन ले लें, यहाँ पर 3 रख दें, तो भाई इन दोनों प्लेस को फिल करने के ऑप्शंस कितने होंगे? इसको भी फिल करने का ऑप्शन 3 होंगे, इसको भी फिल करने का ऑप्शन 3 होंगे, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो अगर R डिजिट का नंबर है, एक डिजिट हमने यहाँ रख दिया, तो हमारे पास R-1 प्लेस बचे, हर डिजिट को फिल करने के R ऑप्शंस होंगे, तो इसका मतलब हर एक डिजिट कितनी बार रिपीट करेगा? R की पावर R-1 टाइम्स, और सबको उसी की प्लेस वैल्यू से आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? बोलिए, क्या ये बात हमें समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर आपने कहा कि D1 D2 D3 DR आपने डिजिट लिए हैं, और आप R डिजिट का नंबर बना रहे हैं बाय यूजिंग दीज डिजिट्स, ठीक है? कोई भी डिजिट जीरो नहीं है, अभी जीरो जब होगी तब की तब समझेंगे, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जो सम होगा सारी डिजिट का सम, हर एक डिजिट R-1 टाइम्स रिपीट करेगा और सबकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको सारी डिजिट का सम मिल जाएगा। अगर रिपीटिशन अलाउड है ना, तो नंबर और कोई डिजिट जीरो नहीं है, तो क्या होगा? सारी डिजिट का सम होगा, और हर एक डिजिट एक प्लेस पर R की पावर R-1 टाइम्स रिपीट करेगी। समझ में आया? और फिर सबकी प्लेस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये बात हमें क्लियर हुई? बोलिए, बोलो भाई। अच्छा, इसी में सेकंड आओ, इसी में सेकंड आओ, जब रिपीटिशन अलाउड है,
मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड है, और क्या है, 1 डिजिट इज 0, 1 ऑफ डिजिट इज 0, और 1 डिजिट 0 भी है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तब आप क्या करोगे भाई, अगर 1 डिजिट 0 है, मान लेते हैं कि अभी मान लेते हैं भाई 0 डिजिट है, और 0 भी एक तरीके का डिजिट है जिसका सम फर्क पड़ रहा है, तो टोटल वेज क्या बनेंगे, D1 प्लस D2 से लेके DR, टोटल डिजिट का सम आएगा, है कि नहीं? अच्छा, ये सारे डिजिट R-1 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट करेंगे, बट अगर पहले प्लेस पर ही 0 रख दो, तो वो सारे नंबर्स जो है वो R डिजिट के नहीं, R-1 डिजिट के बनेंगे, तो R-2 फैक्टोरियल हम इसमें माइनस कर देंगे, और बाकी सारी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आया? नहीं समझे मेरी पूरी कहानी? बताओ। बाकी सबको सबकी प्लेस वैल्यू से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। दिख रहा है कि नहीं? अच्छा एक सेकंड, इसमें गड़बड़ हो जाएगा, प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही चलो। जैसे अगर मैं टोटल नंबर बनाता तो R-1 फैक्टोरियल, इसकी प्लेस वैल्यू ले लेते 1 प्लस 10 स्क्वायर से लेके 10 की पावर R-1, और इसमें माइनस कर देते किससे, R-2 फैक्टोरियल से, और इसकी प्लेस वैल्यू ले लेते 1 प्लस 10 स्क्वायर से लेके 10 की पावर R-2 तक। अब सही है? हाँ भाई, ये समझे मैंने क्या लिख दिया, बताओ। ये समझे कि नहीं? अगर एक डिजिट 0 है तो ये मैंने क्या लिखा, ये समझ में आया नहीं आया, बोलो बोलिए भाई, ये डिफरेंस समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी से। आ गया सर। मतलब एक बार 0 लिया है, एक बार 0 ले लिया, तो जो सम हमने सीखा था वही लगा दिया, 0 को भी एक डिजिट काउंट किया। अगर हम 0 को एक डिजिट काउंट करेंगे, है ना, तो उसमें अगर 0 पहले प्लेस पे आ गया तो नंबर R नहीं, R-1 डिजिट का बनेगा, वो सारे सम इसमें काउंट हो जाएंगे, तो उन सारे सम्स को इससे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई? बोलिए। गुड। अब इसी में अगर रिपीटिशन अलाउड हो जाए तो क्या फर्क आएगा, जल्दी बताओ। अगर रिपीटिशन अलाउड हो जाए तो आंसर में क्या फर्क डालोगे, जल्दी बताओ। सर फैक्टोरियल की जगह पावर लगा देंगे। बस, तो D1 प्लस D2 से पहले सारी डिजिट का सम करोगे, है कि नहीं? और यहां पर क्या आएगा, बोलो, R की पावर R-1 आ जाएगा, सारी डिजिट का सम, तो 1 प्लस 10 से लेके 10 की पावर R-1, और इसमें क्या माइनस कर दोगे, बताओ। R-1 की पावर R-2 R-2, वेरी गुड, और यहाँ पे 1 प्लस 10 से लेके 10 की पावर R-2। मेरे हिसाब से सारा केस समझ में आ रहा होगा। समझ में आया ना? डिफरेंस एकदम सिंपल सा है, जो कॉन्सेप्ट ऊपर सीखा वही यहाँ पे लगाया, ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं किया है। तो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है और कोई एक डिजिट 0 है, तो सारी डिजिट का सम, पहले 0 को एक डिजिट मानते हुए 8 डिजिट का नंबर बनाया, क्योंकि इसमें 0 फर्स्ट प्लेस पर लेके उसका भी सम काउंट हो गया होगा, तो 0 फर्स्ट प्लेस पे रख के बाकी बचे हुए सम को माइनस कर दिया। सेम अगर रिपीटिशन अलाउड है, सेम अगर रिपीटिशन अलाउड है और 1 ऑफ डिजिट जो है वो क्या है, 0 है, तो आंसर क्या लिखेंगे बताइए। सेम लॉजिक, सारे डिजिट का सम लिया, पहले 8 डिजिट लेकर नंबर बना दिए सारे रिपीटिशन लेके, और उसमें चूंकि फर्स्ट प्लेस पे अगर 0 फिक्स कर दें तो बाकी बचे हुए नंबर R-1 डिजिट के बनेंगे, वो सम आपने माइनस कर दिया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। हुआ? सर हाँ भाई, इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या है कि रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है। टोटल 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, सबका सम लिख दो, तो 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8, है ना, और इंटू 3 फैक्टोरियल, और फिर साथ में क्या ले लो, 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब। देखो पहला आंसर ये आ रहा है। अच्छा, बी का आंसर क्या आएगा, रिपीटिशन अलाउड चल रहा है तो 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 ले लेंगे, हाँ या ना? अब हर एक डिजिट कितनी बार आएगा, बोलो। अब हर एक डिजिट को कितनी बार लेंगे, 4 की पावर 3 टाइम्स लेंगे कि नहीं? 16 4 और 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, पहले दोनों आंसर। हाँ भाई, अब जब इसका आंसर लिखेंगे ए का, तो एक डिजिट 0 आ गई है, तो इसका मतलब 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 0 काउंट करेंगे कि नहीं, बोलिए।
3 फैक्टोरियल में 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब लेंगे, माइनस 2 कितना लेंगे, एक डिजिट जीरो फिक्स कर दिए हमने वहां पे। अब हर डिजिट का नंबर जो सम बनाएंगे उसमें वो 2 फैक्टोरियल टाइम्स ही रिपीट कर रहा होगा, बोलो। और 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्या ये बात समझ में आती है आपको, बताइए, बोलो। अच्छा, बी ऑप्शन में क्या होगा कि आप डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो यानी 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 0, बोलिए भाई। और यहाँ पर 4 की पावर वही 3, 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब। अब पहले प्लेस पर अगर 0 फिक्स कर दो तो 3 की पावर 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हमें 4 डिजिट का नंबर बताना है जो कि 7000 से ग्रेटर होना चाहिए। पहले में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 4 डिजिट का नंबर आपको बनाना है और 7000 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो पहला वाला डिजिट है वो 7 से बड़ा होना चाहिए, है ना। यानी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इस वाले डिजिट पे है, ये 7 या मतलब 7 से बड़ा हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब मैं जिस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ वो समझिएगा। बुक में क्या लिखा है उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर 7 से बड़ा कोई भी नंबर रख दोगे और उससे बड़ी डिजिट बनाओगे तो हमेशा जो नंबर आएगा वो 7 से बड़ा आएगा। बोलिए भाई, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और चूंकि 7, अब तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को 2 पार्ट में करता हूँ। एक बार ही नंबर में 7 से ग्रेटर ले लेता हूँ, है कि नहीं। तो 7 से ग्रेटर हमारे पास ऑप्शन सिर्फ क्या है, 9। तो यानी कि पहले प्लेस पर सिर्फ मैं क्या लिख दूं, 9 लिख दूं। तो पहले प्लेस को फिल करने का सिर्फ एक ऑप्शन आ गया, बोलो भाई। अच्छा, बाकी जब उससे ग्रेटर नंबर है तो बाकी उसमें कुछ भी रखो, क्या फर्क पड़ता है। बाकी प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने बचे, 5। तो इसको फिल करने के 5, 4, 3। अब ये हमने ऑप्शन 1 वे क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 9। अच्छा, दूसरा वे मैं क्या कह रहा हूं कि हम यहाँ पर 7 फिक्स कर दें, यहाँ पर हम 7 को क्या कर दें, फिक्स कर दें। तो अब हम यहाँ पर सिर्फ एक ही वे रख सकते हैं, 7 को फिक्स करके। अच्छा, यहाँ की डिजिट जो है वो 0 है, बोलो 0 0 0। तो यहाँ पर आप 0 रखोगे, उसके अलावा कोई भी डिजिट रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 5, 4, 3 कर सकते हो। तो आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। यही काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप ही रख चलना। एक बार उस डिजिट से ग्रेटर वाली डिजिट को फिल कर देना, मेरी बात क्लियर हुई। एक बार आप क्या करना, वो डिजिट फिक्स कर देना और फिर बाकी बचे हुए को अरेंज कर देना उससे ग्रेटर करने के लिए। आप यही पे काम यहाँ भी कर सकते थे कि यहाँ 7 और 9 के अलावा हम कुछ 7 और 9 पे कुछ भी रख दें, बाकी को अरेंज कर दें, बात घूम के वही हो जाती। बट अगर यही नंबर मैं आपसे कहता 7, 6, 5, 4 से ग्रेटर हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना पड़ता ना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये उसमें फिर गलती होने के चांस खत्म हो जाते हैं। क्लियर हुआ मैंने जो समझाया, बोलो। चलिए दूसरा केस फिर से बता दीजिए। कौन सा बेटा, 7 वाला? यस सर। पहले में 9 रखा, उससे ग्रेटर तो अरेंज समझ में आया। दूसरे में यहाँ 7 फिक्स कर दिया। अब ये नंबर में यहाँ पे हमेशा 7 आएगा, बाकी 3 प्लेस को अरेंज करना है कि नहीं। यहाँ पर कुछ भी डिजिट रख दो, नंबर तो 7000 से बड़ा हो ही जाएगा ना। तो बाकी को 5, 4, 3 से अरेंज कर दिया भाई। यहाँ पे 5 में से बाकी बची 5 में से कोई भी डिजिट रखो 7 छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 3। नहीं समझे अब बात, बोलो। तो इसमें 7000 फिर से रिपीट समझ नहीं गए कि करता? नहीं होगा ना, रिपीटिशन नॉट अलाउड ना। अरे रिपीटिशन नॉट अलाउड है भाई, बोलो भाई, यस सर। रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना, बोलो। समझ गए। अब अगले केस में आओ जहां रिपीटिशन अलाउड है, उसमें 4 डिजिट आपको लेने। अब रिपीटिशन अलाउड है आपका, सही है। तो पहला केस तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पहले केस में तो आराम से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक तरीके से क्या रख दो, 9 ओनली। तो इसको फिल करने का एक वेस, और यहाँ पर कितने भी डिजिट रिपीट करा दो कोई मतलब नहीं। तो 9 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई। अब अगले केस में आओ। अगले केस में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक तरीके से रख रहे हैं 7 ओनली, बोलो भाई, 7 ओनली रख रहे हैं कि नहीं, बताओ भाई। और नंबर जो है वो 7000 से बड़ा होना चाहिए।
अब 7 ओनली रख के हम क्या कर रहे हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 तरीके से नंबर्स को अरेंज कर दे रहे हैं और उसमें एक नंबर माइनस कर दे रहे हैं। कौन सा? 7000। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आंसर क्या आया? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 1। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि पहले प्लेस को फिल करने के लिए आप क्या करते, दो ऑप्शन ले लेते, या तो 7 या 9, बाकी को 5 5 5 तरीके से फिल कर देते और एक नंबर माइनस कर देते। ये एक नंबर कौन सा माइनस किया, समझ में आया? बोलो। सर 7000, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। आप समझ में आया रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड में क्या डिफरेंस आता है? बोलो कैसे दोनों में चीजें आप सिंप्लीफाई करके कर रहे हैं। मेरी बात क्लियर हो रही होगी। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा है तो अपनी बात बता सकता है मुझे। बोलिए। डायरेक्ट भी समझ में आया होगा कि इस प्लेस को फिल करने के लिए 7 और 9 दो ऑप्शन है और बाकी को 5 5 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, एक नंबर माइनस। यहाँ भी सेम 7 और 9, बट स्टेप बाय स्टेप करोगे तो चीजें मतलब बाइफरगेशन या कई बार और कॉम्प्लिकेशन के साथ नंबर्स होंगे तो उनको हैंडल करने में फिर दिक्कत नहीं होगी। क्या क्वेश्चन क्या किया इसमें बताओ भाई? पहले 4 डिजिट की बात कर लेते हैं। हाँ, ये सब 5 को फिक्स कर दिया और यहाँ पे ये फर्स्ट पहले 4 डिजिट की बात करूं। 4 डिजिट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पर तो 5 फिक्स होगा ही होगा। बोलो। अब यहाँ पर या तो 8 हो सकता है या 9 हो सकता है या 7 हो सकता है। बोलिए। तो इस प्लेस को फिल करने के 3 ऑप्शन हो गए। बोलिए। यहाँ पर 5 फिक्स हो ही गया तो इसको फिल करने का एक ऑप्शन नहीं, और डिजिट आप रिपीट कर नहीं सकते। बोलिए। तो एक इन दोनों में तीनों में से कोई एक डिजिट यहाँ यूज हो जाएगी, एक डिजिट यहाँ यूज हो गई, बची कितनी डिजिट आपके पास? 3 बची कितनी भाई? तो 3 इंटू 2। अच्छा 5 डिजिट का अगर नंबर बनाना है तब तो सोचना ही नहीं है। बोलिए। तो 5 डिजिट का आप ऐसा भी नंबर बना दो वो तो हमेशा 7000 से ग्रेटर होगा ही। तो 5 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं बताओ? बोलिए। यहाँ पर तो हमें 5 फिक्स करना ही पड़ेगा ना, तो इस प्लेस को फिल करने का एक ऑप्शन और बाकी को अरेंज कर दो, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इन दोनों को ऐड कर दो। क्या ये बात समझ में आ रही है बताओ? तो 18 ये आ जाएगा और 24 ये आ जाएगा, तो आंसर 42 नंबर आ रहा है। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। नहीं समझे मेरी बात? बोलो। यहाँ पर ये बात 3 वाला समझ में आया? अगर आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक बार क्या करते 8 एंड 9 अरेंज करते इस प्लेस पे। बोलो। और यहाँ पर क्या अरेंज करते 5, बाकी को आप अरेंज कर देते और एक में यहाँ क्या फिक्स करते 7। बोलिए भाई। यहाँ क्या फिक्स करते 5 और बाकी को अरेंज कर देते और दोनों को ऐड कर देते तो भी सेम बात आ जाती। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? बोलिए। 4 डिजिट और 5 डिजिट, क्योंकि आपको 7000 से ग्रेटर नंबर बनाना है जो 5 का मल्टीपल होना चाहिए और उसके हिसाब से ही आपको सोच के पूरा लिखते हैं। तो सबसे पहला जो रिजल्ट आपने पढ़ा है, ठीक है, नंबर ऑफ सिलेक्शन of R objects from n different object। क्या होता है इसका? NCR, ये पहला रूल है, ध्यान रखिएगा सारा। फिर अगर इसी में टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस की बात करें, अच्छा इसी में नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ R objects from n alike object, मतलब सेम टाइप के ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्वियसली अगर सेम टाइप के ऑब्जेक्ट हो तो उनको सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा। बोलिए। अच्छा यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इसके टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने होते हैं? वो होते हैं 2 टू दी पावर n। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस मतलब एक भी ऑब्जेक्ट मत लो, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो
2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, ऐसे करते करते सारे, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने होते हैं? 2 टू द पावर n। मेरी बात समझ में आया? मतलब सिलेक्शन ऑफ 0 ऑब्जेक्ट, 1 सिलेक्शन ऑफ 0 ऑब्जेक्ट, 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, तो ऐसे टोटल सिलेक्शंस आप कितने बना सकते हैं? 2 टू द पावर n। यहीं पे अगर मैं आपसे सवाल करूं कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, ध्यान रखिएगा ये सब चीजें, ऑफ एन अलाइक ऑब्जेक्ट, एन अलाइक ऑब्जेक्ट मतलब सारे ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं, तो उनको सेलेक्ट करने का तरीका n+1 होगा कि नहीं? बोलिए। क्योंकि आप NC0, NC1, NCR, NCR करेंगे, हर R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का 1 वे होगा, तो मतलब 1+1+1+ कितने टाइम्स? 1 टाइम्स, n+1 टाइम्स। ये मेरी दोनों बातें समझ में आ रही सबको कि नहीं, ये बताओ? बोलिए। रूल एकदम ध्यान रखिएगा, जहां पर जो चीज जैसे हो रही है एकदम वैसे ही। इसके बाद आइए, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस पूछूं, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ टेकिंग एटलीस्ट, मान लेते हैं मैं आपसे कह दूं एटलीस्ट 4 ऑब्जेक्ट्स, मतलब टोटल सिलेक्शन लेंगे एटलीस्ट 4 ऑब्जेक्ट, मैं के भी लिख सकता था बट 4 ज्यादा जस्टिफिकेशन समझ में आया, तो कम से कम 4 लेने, 4 से ज्यादा आप कितने भी ले सकते हैं, तो यानी कि NC4 आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डिफरेंट n ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उसमें से आपको 4 ऑब्जेक्ट लें, तो NC4, NC5, NC6 से लेके NCN हो गया। अच्छा, यहीं पे मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन एक ही वर्ड होता है, ऑफ टेकिंग, ठीक है, एट मोस्ट 4 ऑब्जेक्ट्स। अब मैक्सिमम आप 4 ऑब्जेक्ट्स ही जा सकते हैं आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तब टोटल सिलेक्शन कितने होंगे भाई? मैक्सिमम 4 जा सकते हैं, तो NC0, NC1, NC2 या NC3, मैक्सिमम 4, तो NC4 तक जा सकते हैं, या टोटल में से एटलीस्ट 4 आप माइनस, टोटल में से एटलीस्ट 5 आप माइनस भी कर सकते हैं। मतलब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि टोटल में से एटलीस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स माइनस कर दो, तो भी आप सेम जगह पहुंच जाओगे। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मैंने आपको रूल क्या क्या बताया, अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और आपको r ऑब्जेक्ट लेके कॉम्बिनेशन बनाना है तो वो NCR होता है। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास बट n एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली कितने भी सिलेक्शन बनाओगे तो वो एक ही, कितने भी ऑब्जेक्ट r ऑब्जेक्ट लेके सिलेक्शन बनाओगे तो एक ही तरीके से उसको सिलेक्ट कर सकते हो, एक के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस का मतलब हुआ भाई एक भी ऑब्जेक्ट ना लो, एक ऑब्जेक्ट लो, 2 ऑब्जेक्ट लो, n के n ऑब्जेक्ट ले लो, तो टोटल सम हमेशा 2 की पावर n होता है। सही है। अगर सारे ऑब्जेक्ट एक ही टाइप के ले लो n के n, तो ऑब्वियसली सब सारे सिलेक्शंस का वे 1 1 1, चाहे एक लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे एक भी ना लो, तो टोटल सम n+1 हो जाएगा उस केस में। सही है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन एटलीस्ट 4 ऑब्जेक्ट या k ऑब्जेक्ट लेकर ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में, तो इसका मतलब NC4, NC5, मतलब कम से कम 4 तो लेनी है, 4 5 6 से लेके n ऑब्जेक्ट तक सबको उठा के ऐड कर दो। एट मोस्ट अगर आपको r ऑब्जेक्ट लेने तो मैक्सिमम आप r ही ले सकते हो, तो यानी कि NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 तक जा सकते हो, या टोटल में से कम 5 ऑब्जेक्ट लेके जो सिलेक्शन बन रहा है उसको माइनस कर दो। क्या ये सिलेक्शन का, अगर मैं इसी को लिखता तो इसको मैं सिग्मा लगा के भी लिख देता, मतलब कुछ बुक्स में आपको यही रिजल्ट सिग्मा लगा के मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब r=4 से n तक NCR, जैसे यहाँ अगर मैं लिखता r=0 से 4 तक NCR, तो इस सिग्मा लगा के भी रिजल्ट आपके सामने लिखा जा सकता है। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलिए।
तो ये बात हो गई। डिस्टिंक्ट, इक्वल, अलाइक में क्या डिफरेंस आएगा, ये बात हम समझ गए। चलिए अब हम बात आते हैं, अब हम आर ऑब्जेक्ट लेंगे, सही है ना, बट मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो वो तो एनसीआर होता है, बट दो केस लेंगे। P particular object always taken, P particular object included, ठीक है। और दूसरा केस लेंगे when P particular object excluded, when P particular objects excluded। अब बताओ क्या करोगे, मतलब पहले में P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज इंक्लूडेड है और दूसरे में P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक्सक्लूडेड है। तो अगर P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज इंक्लूडेड है तो P ऑब्जेक्ट तो हमें लेनी ही है। बाकी हमारे पास बचे कितने ऑब्जेक्ट, n माइनस पी ऑब्जेक्ट बचे, उसमें से हमें r माइनस पी ऑब्जेक्ट और लेने, क्योंकि p ऑब्जेक्ट तो हमें लेने ही लेने ना। बोलिए, तो उन p ऑब्जेक्ट को लेने का तो एक तरीका हो गया, बोलो भाई, क्योंकि वो p ऑब्जेक्ट तो है ही ना, यस सर। उनको लेने का वो तो हमें लेनी है उन और बाकी n माइनस पी में से बचे हुए r माइनस पी ऑब्जेक्ट हम और ले लें, तो n माइनस पी सी r माइनस पी का कॉम्बिनेशन बना दें, p ऑब्जेक्ट तो हम ले ही लेंगे। तो टोटल आंसर यही हो गया। अच्छा, अगर हमें p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेने ही नहीं है तो हमारे पास बचे कितने ऑब्जेक्ट, n माइनस पी, उसमें से हमें r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया। क्या ये बात समझ में आई, बोलो, नहीं समझे? मतलब हमें n में से r ऑब्जेक्ट लेने हैं, बट कंडीशन क्या है भाई कि p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा लेने हैं। तो इसका मतलब n माइनस पी में से r माइनस पी बचे हुए ऑब्जेक्ट ले लो। अच्छा, अगर हमें p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेने ही नहीं है तो इसका मतलब n माइनस पी में से r ऑब्जेक्ट ले लो, क्योंकि टोटल में से p ऑब्जेक्ट हटा दो, उनमें से बचे हुए r ऑब्जेक्ट लेने, क्योंकि p ऑब्जेक्ट हमको कभी अपने कॉम्बिनेशन में काउंट करने ही नहीं है ना। अब अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, अगर मैं रिजल्ट में दोनों को कंबाइन करके आपसे रिजल्ट पूछूं तो अब आप आराम से बता देंगे कि नहीं, बताओ। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट always taken but q particular object excluded। क्या करोगे बताओ, आंसर बोलो जल्दी से। बोलिए जल्दी से। P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको हमेशा, R ऑब्जेक्ट आपको लेने हैं, उसमें से R ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं N में से, उसमें से P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आप ले चुके हैं, तो बचे हुए ऑब्जेक्ट कितने बचे आपके पास, R माइनस P। Q ऑब्जेक्ट लेने नहीं है तो इसका मतलब N माइनस P एन तो पहले माइनस ही पी बचे थे, माइनस क्यू माइनस Q, सी आर उसमें से माइनस आपको R माइनस P ऑब्जेक्ट आप ले लेंगे। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताइएगा। समझ गए ना, दोनों को कंबाइन करके मैंने कैसे लिखा स्मार्टली, बोलिए सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ये अलग अलग रिजल्ट में जो एक कॉम्बिनेशन से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो करना क्या था, सिचुएशन ये है कि m तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ना, और m एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट है, और आपको r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, सही है ना। तो आप क्या करोगे, पहले n में से r ऑब्जेक्ट ले लो और m में से एक भी ऑब्जेक्ट ना लो, n में से r माइनस m ऑब्जेक्ट लो, और बोलिए सही ना। इस अच्छा m चूंकि एक ही ऑब्जेक्ट है तो जीरो ऑब्जेक्ट लेने का एक ही तरीका हो गया, r माइनस वन ऑब्जेक्ट लो, उसको लेने का भी एक ही तरीका हो गया m में। अच्छा, m में से सॉरी n में से आप कितने लो, बोलो r माइनस 2,
r माइनस 2 ऑब्जेक्ट लो और उसका m भी में 3 से सर। हाँ n में से कितने ऑब्जेक्ट लो, r माइनस 3। इसको लेने का फिर से एक तरीका, ऐसे करते करते n में से M। एक भी ऑब्जेक्ट ना लो और बाकी सारे ऑब्जेक्ट वहां से ले लो। तो ये जो r है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए m से। बोलिए, r जो है वो m से लेस होना चाहिए, या ऐसे कह दो r जो है वो मिनिमम ऑफ m और n दोनों से लेस होना चाहिए, ऐसे समझ लो, है कि नहीं। r जो है वो m से भी लेस होना चाहिए, r जो है वो n से भी लेस होना चाहिए, नहीं तो फिर सिलेक्शन करोगे कैसे। यही समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, मेरी बात समझ रहे हो। अच्छा, ये जो 1 1 1 लिख रहे हो, ये क्या लिख रहे हो, क्या जीरो ऑब्जेक्ट फ्रॉम बचे m, हुए ऑब्जेक्ट का m से सिलेक्शन। जीरो फ्रॉम m, ये क्या है 1 फ्रॉम m, ये क्या है 2 फ्रॉम m, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। ये क्या है 3 फ्रॉम m। तो अगर मैं इसको सिग्मा लगा के लिखूं तो क्या लिखूंगा, k इक्वल टू 0 से r n c k लिख दूं, क्या बोलूं, नहीं समझे, बोलो। k इक्वल टू 0 से r n c k हो गया कि नहीं, बताओ हाँ या ना। क्योंकि m अलाइक ऑब्जेक्ट है, इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे, कितने भी तरीके लोगे, उनको लेने का तो एक ही तरीका होगा ना। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। कितने भी Power फ्रेंड्स 10। को वो इनवाइट कर सकता है। तो एक आंसर सीधे सीधे कितना आ गया भाई, 10 फ्रेंड्स हैं तो टोटल सिलेक्शंस पूछे गए, बोलिए। तो टोटल सिलेक्शंस कितने हो गए, 2 की पावर 10। गुड। बी का आंसर क्या हुआ, एटलीस्ट वन फ्रेंड मस्ट बी इनवाइटेड। पावर तो 10 माइनस 1 टोटल में से क्या माइनस कर दो 1 कि 2 एक भी से फ्रेंड 0। ना बुलाया जाए। तो आंसर हो गया 2 की पावर 10 माइनस 1, एटलीस्ट वन फ्रेंड इज इनवाइटेड। यहीं पे मैं पूछता अगर आपसे कि एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स मस्ट बी इनवाइटेड, आंसर क्या होता जल्दी। 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 c 0 10 c 1 10 c मतलब 2। हाँ, यानी कि आप आंसर क्या लिखते, मतलब 10c3 10c4 से लेके 10c10 तक जाता, या इसी को 2 की पावर 10 माइनस 10c0 0 10 c 1 10 c 2। 10c1 एंड 10c2 कर देते हैं। सही है। अगर मैं यहीं पे पूछ लेता कि एट मोस्ट 3 फ्रेंड्स मस्ट बी इनवाइटेड, हाँ 10 c 0 10 c plus 10 c 1 plus 10 c 2 plus 10 c 3। तो अब आंसर होता है 10c0 10c1 10c2 एंड 10c3। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए भाई। अगर आप लैंग्वेज वाइज पढ़ेंगे तो मैक्सिमम n ले सकते हैं और कम से कम एक लेना ही लेना है। और टोटल 2n+1 बुक्स हैं आपके पास, तो टोटल वेज कितने होंगे, 2n+1 c1 2n+1 c2 से लेके कहां तक 2n+1 cn, और यही आपको कितना दिया हुआ है 63। इसी को सॉल्व करना है, तो सर यही तो लेकिन है। 2 आप to the power 2n आप minus 1। बाइनोमियल से देखो, 2 की पावर c0 2n+1 c1 से लेके अगर आप 2n+1 cn फिर 2n+1 cn+1 से लेके आप आगे जाओ कहां तक 2n+1 c 2n+1, तो ये सब हमेशा 2 की पावर कितना होता है बताओ, 2n+1, नहीं क्या, बोलो। अच्छा, ये और ये सेम, ये और ये सेम, ऐसे करते करते ये और ये पेयर सेम, टोटल कितने पेयर बन गए n। तो इसका मतलब n टाइम्स ऑफ, नहीं टोटल हर पेयर 2 बार रिपीट कर गया ना, कर गया कि नहीं भाई। तो 2 टाइम्स ऑफ कितना आएगा बोलो, 2 की पावर 2n 2n+1 c0 2n+1 c1 से लेके 2n+1 cn, ये आ गया 2 की पावर 2n+1, ये वैल्यू 1 हो गई। और हमें चाहिए क्या, 2n+1 c1 से 2n+1 c2 से लेके कहां तक 2n+1 cn, तो ये वैल्यू आ गई 2 की पावर 2n माइनस 1, यही 63 दिया हुआ है। इसका मतलब 2 की पावर 2n इज 64, दैट इज 2 की पावर 6, तो n की वैल्यू 3 आ गई। यही किया होगा जिसने सॉल्व किया होगा 3। सर ऐसे ही अच्छा, जिन्होंने 6 निकाला होगा उन्होंने क्या किया होगा कि
2 की पावर 2n को n ले लिया होगा तो सेकंड प्लेयर लेने हैं। फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है? 15 कोई भी 11 कोई भी 11 प्लेयर ले लो तो 15 से 11। गुड। सेकंड आंसर बताओ। 14 C 10 वन पर्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज इंक्लूडेड, तो एक जो प्लेयर ऑलवेज इंक्लूडेड है वो तो ले ही लो, बाकी 10 और ले लो, तो 14 C सी 10 हो गया ना। अबे 14 सी 10 मेरे भाई। यस सर वही बोल। हाँ आंसर हो गया 14 सी 10। गुड। थर्ड बताओ। 13 C 13 से 11 मतलब थर्ड वाले में क्या कहा गया है कि एक्सक्लूडिंग 2 पर्टिकुलर प्लेयर, यानी 2 लेने ही नहीं है। बोलिए, तो इसका मतलब सर 13 में से 11 प्लेयर लेने हैं। देखिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। गुड यार, मैं समझा देता हूँ। पहला सवाल है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स दैट कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो एन साइडेड अगर आप पॉलीगन बनाओगे तो ऐसा कुछ करके चल रहा होगा, इसमें एन वर्टेक्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, इन एन वर्टेक्स में कोई भी 3 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो तो आप हमेशा एक ट्रायंगल बना दोगे। तो टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे बोलो? NC3। ये पहला सवाल समझ में आया कि नहीं? एन साइडेड पॉलीगन, एन वर्टेक्स, कोई भी 3 वर्टेक्स लोगे तो आपको ट्रायंगल बन जाएगा। तो टोटल ट्रायंगल्स होंगे NC3। ये बात समझ में आ गई कि नहीं बोलो? अब सेकंड में आओ। सेकंड में आपसे कह रहा है कि एग्जैक्टली वन साइड ऑफ द पॉलीगन इज कॉमन। अब पॉलीगन की एक साइड आपको लेनी है, तो ये हुई पॉलीगन की एक साइड जो हमें लेनी है। बोलिए। अच्छा, इसके बाद ये दोनों वर्टेक्स हम लेंगे नहीं? बोलिए, इसके बाद ये दोनों वर्टेक्स हम लेंगे नहीं? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बताओ? तो टोटल 4 वर्टेक्स नहीं ले सकते, तो बाकी कितने वर्टेक्स हमारे पास बच गए? n-4 n-4 वर्टेक्स बचे कि नहीं? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सर n-4 वर्टेक्स बच गए, इनमें से कोई एक वर्टेक्स ले लो तो ट्रायंगल हमेशा बन जाएगा। -4 C1 सही है ना? अच्छा, अब इस साइड को लेने के कितने तरीके हो गए भाई? ऐसी कितनी साइड्स होंगी? n साइड्स होंगी, तो n में से कोई भी एक साइड पिक कर लो और n-4 में से कोई भी एक वर्टेक्स पिक कर लो। n-4 में से कोई भी एक वर्टेक्स पिक कर लो। बोलिए भाई, तो टोटल आंसर क्या हो गया? n इंटू n-4। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बताओ। अगर एक साइड हमें कॉमन करनी है, एग्जैक्टली वन साइड इज कॉमन, तो अब एक साइड हमने हर बार कॉमन कर दी, तो ऐसी एक एक साइड, अब जब एक साइड कॉमन करेंगे तो ऐसी n साइड हम ले सकते हैं, क्योंकि n साइड्स का सिस्टम होता है ना। तो उस साइड को लेने का एक तरीका होगा, जब एक साइड कॉमन करेंगे बाकी 2 साइड ले नहीं सकते, तो ये दोनों वर्टेक्स ले नहीं सकते, ये दोनों 4 वर्टेक्स हटा दो, बाकी इन n-4 में से कोई भी एक वर्टेक्स ले लो, तो उसमें से हमेशा एक ट्रायंगल बन ही जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया सर। बोलो। गुड। अब आओ, एग्जैक्टली 2 साइड इज कॉमन। एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन करनी है, तब आप कितने पॉलीगन बना सकते हैं? सोचो। अब आपको एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन करनी, मान लो ये हुआ और ये हुआ, तो जैसे आप एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन करोगे तो हमेशा एक ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं भाई? एग्जैक्टली 2 साइड आप कॉमन करोगे तो दो दो साइड के जितने, भाई ऑब्वियसली 2 साइड कॉमन करने का मतलब क्या हुआ? बोलिए, कंसेक्यूटिव 2 साइड कॉमन करोगे कि नहीं बताओ? यस सर। कंसेक्यूटिव 2 साइड कॉमन करोगे। अब आपके पास क्या है? n साइड का सिस्टम है। बोलिए, तो दो दो साइड के आप कितने पेयर बना सकते हो? n पेयर्स। बोलो। यस सर। n पेयर्स फॉर 2 कंसेक्यूटिव साइड। बोलो। नहीं समझे? तो इसका मतलब टोटल ट्रायंगल्स कितने बन गए? अरे हाँ या ना? n। क्यों? क्योंकि बाकी दो, मान लो एक साइड ये ली, एक साइड ये ली, तो इससे कभी ट्रायंगल थोड़ी ना बनेगा। ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 कंसेक्यूटिव साइड लेनी होंगी, या तो ये दोनों ले लो या ये दोनों, तभी तो हम ट्रायंगल बना पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और अगर हमें दो, अब ऐसे टोटल कितने दो दो के पेयर बना सकते हो? सोचो, कितने पेयर बना सकते हैं? n पेयर बन सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे मान लो आपके पास 4 वर्टेक्स हो, तो एक, समझ में आया? जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 4 है। अब देखना, एक सेट
दूसरा सेट, सही है, तीसरा सेट और चौथा सेट। तो दो दो पेयर बना के कितने बन गए? 4 सेट। अगर 4, तो अगर n वर्टेक्स हैं तो दो दो के कितने पेयर बन सकते हैं? क्लियर है? बोलो। अब अगर एक साइड कॉमन हो तो टोटल n इंटू एन माइनस 4 हो, दो साइड कॉमन हो तो n हो। अच्छा, तीनों साइड आप ले नहीं सकते क्योंकि ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो अगर एक भी साइड कॉमन ना हो तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बना सकते हो? थर्ड का आंसर NC1 बताओ। into 7C NC2 टोटल ट्रायंगल्स व्हेन नो साइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन विद दैट ऑफ द पॉलीगन। तो अब इसका तरीका क्या हुआ, सोच के बताओ। टोटल C1 ट्रायंगल्स, ना 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 ना, टोटल ट्रायंगल्स टोटल में से किसी भी माइनस तरीके, कर देते हैं दोनों। माइनस वन साइड कॉमन, बोलो, माइनस टू साइड कॉमन, अरे हाँ या ना। टोटल ट्रायंगल्स कितने थे? NC3, उसमें से माइनस कर दो n इंटू एन माइनस 4, उसमें से माइनस कर दो n। अब इसी को जरा सॉल्व करो, एक रिजल्ट बना जाएगा। तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 6 माइनस n इंटू एन माइनस 4 माइनस n। तो n अगर हम कॉमन कर लें, बाई 6 भी कॉमन कर लें, तो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 और माइनस 6n प्लस 24 माइनस 6। देखो जरा सही लिख रहा हूँ। sir. तो क्या आएगा ये? है, ये आ जाएगा n बाई 6 n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20, यानी कि n इंटू एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 बाई 6। देख लीजिएगा आराम से, समझ में आया? तो अगर एक भी साइड कॉमन नहीं है तो टोटल आप इतने ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं। तरीका समझ में आया कि नहीं बताओ? कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। अगर एक भी साइड कॉमन नहीं है तो टोटल आप इतने ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? एक साइड कॉमन हो तो क्या कर सकते हो? n इंटू एन माइनस 4, दिखा? अगर एक भी साइड कॉमन नहीं हो तो आंसर क्या आता है? NC3। एक साइड कॉमन हो तो n इंटू एन माइनस 4, दो साइड कॉमन हो तो n, और तीनों साइड अगर कॉमन हो तो n इंटू एन माइनस 4 n माइनस 5 बाई 6। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में रिजल्ट। कोई कंफ्यूजन? दो साइड अगर आपको कॉमन करनी है तो सिर्फ दो कंसेक्यूटिव ही ले सकते हो। उसके अलावा आपने ये वर्टेक्स लिया और कोई भी एक वर्टेक्स और उठा लिया तो उसमें दो साइड कॉमन नहीं बन रही ना। अरे हाँ या ना? यस सर। देख लो, समझ रहे होगे मेरी बात? NC2 NC2 भाई, ऑब्वियसली अगर n वर्टेक्स हैं आपके पास तो कोई भी दो वर्टेक्स ज्वाइन करोगे तो लाइन बनेगी ना। तो फॉर लाइन टू वर्टेक्स रिक्वायर्ड है, तो कोई भी दो वर्टेक्स ज्वाइन करोगे तो हमेशा एक लाइन तो खींच ही दोगे, तो NC2 हो गया। अब डायगोनल की क्या कंडीशन है बोलो? तो डायगोनल में साइड तो हटानी पड़ेंगी ना हमें, बोलो। n इंटू एन माइनस 3/2। ना ना, NC2 में से n हटा दो, खत्म। yes sir बोलो, टोटल N लाइंस minus में से साइड्स हटा दो तो बची हुई लाइन तो डायगोनल ही हो गई ना। टोटल लाइन में से अगर हम साइड हटा दें तो टोटल डायगोनल्स बन गए। बोलिए, या फिर इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1/2 माइनस n, तो शायद ये n इंटू एन माइनस 3/2 आ जाता है। चेक करिए जरा, सही लिखा है? बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अगर इसी को दूसरे मेथड से करो डायगोनल के लिए, तो भाई टोटल आपके पास n पॉलीगन के वर्टेक्स हैं। ये वर्टेक्स आपने सेलेक्ट किया, सही है ना? तो पहले तो एक वर्टेक्स ले लो, फॉर वन वर्टेक्स, तो उसके कितने तरीके हो गए? n वेज। समझ गए कि नहीं? इसके बाद ये वाला और ये वाला वर्टेक्स ले नहीं सकते, तो टोटल कितने वर्टेक्स बचे आपके पास? n माइनस 3 वर्टेक्स बचे कि नहीं?
बोलो। तो वन वर्टेक्स ले लो कितने में से, n-3 में से, तो उसके तरीके हो गए n-3। अच्छा होगा क्या, हर वर्टेक्स आपको 2 बार रिपीट करता हुआ मिलेगा, एक बार यहां एक बार यहां। बोलिए, अगर आप इसको यहां सेलेक्ट करोगे तो ये भी एक डायगोनल होगा, है कि नहीं, और जब ये सेलेक्ट करोगे तो ये भी एक डायगोनल होगा, तो एवरी रिपीटेड 2 टाइम्स, तो बाई 2 कर दो, तो टोटल डायगोनल्स तब भी निकल आएंगे। मेरी बात समझे, 2 बार रिपीट करने का कल्चर क्या है। मैं अगर आपने ये वर्टेक्स लिया, यहां पर ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया, n तरीके से आप एक एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो, और बाकी n-3 में से कोई एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो। अब हर एक लाइन 2 बार अकाउंट होगी ना, एक बार ये एक बार ये, तो इसका मतलब टोटल में से डिवाइड कर दो, या तो ऐसे कर लो या n-2 में से n माइनस कर दो, ऐसे समझ लो। टोटल डायगोनल समझने के 2 तरीके हैं, तो बताओ। n इंटू n-4 इंटू n-5/6, याद आया कि नहीं ये रिजल्ट, बोलो भाई। आपको क्या करना है, वर्टेक्स यूज करना है, बट एक भी साइड यूज नहीं करनी। हाँ, तो आंसर क्या हुआ, 20 इंटू 16 इंटू 15/6। बोलो भाई, कितने हो गए हुए, 800। अरे बोलो, सर भी साइड कॉमन ना हो, 2 साइड कॉमन ना हो, तो इसका तो रिजल्ट अभी हमने डायरेक्ट लिखा ना, बस वही रिजल्ट आप डायरेक्ट लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कोई अगर आपके सामने n क्रॉस n का बोर्ड रखा हुआ है, सही है, तो n+1 लाइनें यहाँ होंगी, तभी तो n बॉक्स बनेंगे। n+1 लाइनें हॉरिजॉन्टल होंगी, n+1 लाइनें वर्टिकल होंगी। ये बात मेरी समझ रहे हो कि नहीं। अब हमें रेक्टेंगल बनाना है, तो इन n में से कोई भी 2 लाइन पिक कर लो, इन n में से कोई भी 2 लाइन पिक कर लो, तो आपको एक रेक्टेंगल हमेशा बन के मिलेगा। बोलो भाई, तो n+1 में से कोई 2 लाइन यहाँ ले लो, n+1 में से कोई 2 लाइन ले लो, आपको हमेशा वर्टिकल मिलेगा। मतलब आंसर आपका क्या हो गया, सोच के जरा जवाब दो, n+1 इंटू n/2 का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ पा रहे हो। बोलो, कुछ बुक्स में यही रिजल्ट ऐसे लिख दिया जाता है कि r = 1 से लेके n r3। बोलो, अच्छा अब सोच के बताना, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। अच्छा, स्क्वायर के लिए क्या हुआ, साइड लेंथ सेम होनी चाहिए, हाँ या ना। n+1 c2। अब स्क्वायर के लिए साइड लेंथ सेम होनी चाहिए, तो क्या करोगे, या तो हम 1 क्रॉस 1 स्क्वायर बनाए। बोलो, या तो हम 1 क्रॉस 1 के स्क्वायर बनाए, मतलब एक पेयर यहां से लें, 2 ये वाला और यही पेयर यहां से लें। बोलो, या फिर हम 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर बनाए, या फिर हम 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर बनाए। बोलो, या फिर हम 4 क्रॉस 4 का स्क्वायर बनाए, या फिर हम n क्रॉस n का स्क्वायर बनाए। तो टोटल वेज कितने हो गए स्क्वायर में, r = 1 से लेके n r स्क्वायर हो गया कि नहीं। बोलिए, या तो हम 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर बनाए, बोलिए, या हम 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर बनाए, या हम 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर बनाए, ऐसे करते करते या तो हम n क्रॉस n का स्क्वायर बनाए। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, नहीं समझे। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, बोलो। ये जो मैंने लिखा है, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, नहीं समझे। रेक्टेंगल्स के लिए हमने क्या किया कि n+1 साइड यहाँ है, ठीक है, n+1 साइड यहाँ है, ठीक है ना। रेक्टेंगल बनने के लिए कोई भी 2 साइड हमें चाहिए, तो इन n+1 में से कोई भी 2 साइड पिक कर लो। पिक कर लिया आपने, इन n+1 में से कोई भी 2 साइड पिक कर लो, तो आपको एक रेक्टेंगल हमेशा मिलेगा। तो टोटल रेक्टेंगल बनाने के तरीके क्या हो गए, n+1 में से कोई 2 साइड यहाँ ले लो, n+1 में से कोई 2 साइड यहाँ ले लो, एक रेक्टेंगल आ जाएगा। तो टोटल रेक्टेंगल्स कितने हो गए, n+1 c2 इंटू n+1 c2। आप समझे मेरी बात, बोलो। बोलिए भाई, टोटल रेक्टेंगल कैसे काउंट होंगे, n+1 में से कोई जितने पेयर यहाँ साइड के बन सकते हैं 2-2 के, वो बना लो, जितने यहाँ 2-2 के पेयर बन सकते हैं वो बना लो। हर एक पेयर से एक रेक्टेंगल बनेगा ही, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बोलिए, तो टोटल रेक्टेंगल आपके हमेशा आ जाएंगे। तो n+1 c2 इंटू n+1 c2, उसको हम कहते हैं n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, इसी को हम r³ कह देते हैं। ये r एक अलग चीज है, इसको इससे रिलेट मत करिएगा कि 1³ 2³ ना, ये तो चूंकि ये आया है इससे मैंने ये लिख दिया है, डन।
अच्छा, अब मैंने बताया अगर n ऑब्जेक्ट एक रो में हो और आपको r कंसेक्यूटिव ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो तो उसके सिलेक्शन का तरीका होता है n+1 माइनस r वेज। जैसे दो दो के लिए अगर आप देखते हो 4 ऑब्जेक्ट हैं तो दो दो को सेलेक्ट करने के 3 तरीके हो गए, तो n मतलब 4+1 माइनस 2। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 3 वेज आ जाते हैं। तो अगर r कंसेक्यूटिव सेलेक्ट करोगे तो n+1 माइनस r वेज हो गए। अब आओ स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर का मतलब सारी साइड लेंथ सेम, तो अगर दो कंसेक्यूटिव लाइन यहां लोगे, बोलो, तो दो कंसेक्यूटिव लाइन यहां लोगे, तो अब दो दो कंसेक्यूटिव लाइन यहां लेने का तरीका कितना होगा? n+1 टोटल लाइंस है, बोलिए हाँ या ना? n+1 टोटल लाइंस है कि नहीं आपके पास? -1 यहां भी कितना होगा? n+1 -1, एक एक यूनिट डिस्टेंस पे, तो ये n स्क्वायर आएगा। अच्छा, अगली बार दो दो के गैप पे लाइनें लोगे, दो दो के गैप पे कंसेक्यूटिव लाइन लोगे, तो n+1 -2 इंटू n+1 -2, तो क्या ये n-1 स्क्वायर आएगा? ऐसे ही 3-3 के गैप में, तो ऐसे ही 4-4 के गैप में, ऐसे ही करते करते कोई भी गैप नहीं लोगे तो इसका मतलब 1 स्क्वायर, तो वही हमने 1 स्क्वायर से n स्क्वायर का सम लिखा था। अब समझे मेरी पूरी कहानी? बताओ, बोलिए। अब समझ गए। तो n क्रॉस n का अगर सिस्टम होगा तो n+1 लाइंस होगी तो n स्क्वायर आंसर होगा। मतलब अगर n+1 लाइंस होंगी तो n स्क्वायर आंसर होगा। अब मेरी पूरी बात समझ पाए, हाँ या ना? अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को घुमा के आपके सामने रख दूं ऐसे, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बाय टेकिंग, देखिएगा ध्यान से, P हॉरिजेंटल एंड Q वर्टिकल लाइंस। अब बताओ। n+1 CP into n+1 CQ। Q हॉरिजेंटल लाइंस है, मतलब हॉरिजेंटल में जो लाइनें हैं वो है P हॉरिजेंटल लाइनें खींच दी हैं आपने, C2 into QC2। और Q हॉरिजेंटल लाइन आपने खींच दी है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। और अब आपको टोटल रेक्टेंगल्स बनाने, तो आपका आंसर क्या होगा? P में से कोई भी दो लाइन लो, Q में से कोई भी दो लाइन लो, है कि नहीं? समझ गए? अच्छा, यहीं पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे? सोचो, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे अगर P Q से ग्रेटर है? तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर P Q से ग्रेटर है तो, हाँ भाई, एक मिनट कोशिश करिए। हम क्या कर रहे हैं? 1-1 गैप की कंसेक्यूटिव लाइनें ले रहे हैं, यहां भी 1-1 गैप की कंसेक्यूटिव लाइनें ले रहे हैं। कनेक्शन समझ रहे हैं कि नहीं? तो इन n+1 में से अगर हम 1-1 गैप की कंसेक्यूटिव लाइनें लेंगे तो क्या होगा? n+1 माइनस आर, हाँ या ना? अगर हम r गैप की कंसेक्यूटिव लाइनें लेंगे और यहीं पे अगर हम r गैप की कंसेक्यूटिव लाइनें यहां लेंगे तो क्या होगा? n+1 माइनस आर। अब जरा इसका आंसर सोचो, एक तरफ आपको हॉरिजेंटल लाइन कितनी दे रखी है भाई? P लाइंस, और वर्टिकल लाइन कितनी दे रखी है? Q लाइंस, और Q जो है वो P से छोटा है। Q जो है वो P से क्या है भाई? छोटा है। तो आप कहां तक जाओगे? सोच के जरा जवाब दो, बोलिए। R इक्वल टू 0 से लेके Q-1 तक जाओगे कि नहीं? और P-R से Q-R मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं? सोच के जवाब दो, अरे हाँ या ना? ये समझे कि नहीं? रिजल्ट बोलो, क्या ये नंबर ऑफ स्क्वायर का रिजल्ट सबको समझ में आया? नहीं आया तो बताओ जल्दी से। n ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो n+1 माइनस r करते हैं। ना 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 ना, n+1 नीचे लिखा था लाइंस, n ऑब्जेक्ट्स इन n+1 लाइंस, n+1 लाइंस, नहीं समझे? n बॉक्सेस। अबे यहाँ बॉक्स एक ले रहे हो ना यूनिट डिस्टेंस का, अगर n+1 लाइंस लोगे तो n बॉक्स बनेंगे ना, तो अगर p लाइंस लोगे तो p प्लस, मतलब p लाइंस लोगे तो p-1 बॉक्स बनेंगे ना। यस सर। तो वही किया ना, p-1 +1 -1 -r,
बोलो, Okay. समझे कि नहीं? तो P माइनस आर ही तो आएगा। तो उसको ऐसे समझो ना, अगर n+1 लाइन्स हैं तो n+1 माइनस आर करते हैं, अगर n+1 लाइन्स हैं तो n+1 माइनस आर करते हैं, अगर q लाइन्स हैं तो q माइनस आर p माइनस आर कर देंगे। अगर n+1 लाइन्स है तो उसमें से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट करके बनाते हैं, तो अगर p लाइन्स और q लाइन्स है तो pc2 qct बनाते हैं। आप समझ गए होगे। Yes, sir.